हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो वो एनर्जी जो कि चार्ज से एसोसिएटेड होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो वो सारे फिनोमिना जो कि चार्ज की वजह से हमको देखने या फील करने को मिलते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्योंकि चार्ज आपको दो तरह से मिल रहे थे, एक स्टैटिक चार्ज जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिल रहा था, और एक मूविंग चार्ज जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिल रहा था। ठीक है, एंड देन बात हुई थी चार्ज की। तो चार्ज क्या है ये बताया था मैंने आपको, और ये भी बताया था कि चार्ज का जो अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और चाहे तो आप ई की जगह पी भी लिख सकते हैं, यानी कि पी क्या है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो नेगेटिव 1.6 × -19 कूलम, और प्रोटॉन पे प्लस 1.6 और 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज था, तो आपको न्यूट्रॉन पे चार्ज पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो 0 कूलम चार्ज को एक्वायर करता है। और भी बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देखिए। और मैं इन छोटे से एक जो आपके सामने चीज रखी हुई है फॉर्मूले दो चार, उसके बिहाफ पे हम कुछ सबसे पहले दो चार न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल आपके सामने पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके सामने ही चीजों को लगाऊं। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, मैं बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कह रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है पहले इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, मान लीजिए, ठीक है ना, लेट सपोज कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है आपका 1 कूलम, यानी क्या गिवन है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम गिवन है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ई एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एन जो होता है क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताओ तो भाई, e⁻⁻, ठीक है ना। जस्ट वैल्यू प्लेस करिए, Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 कूलम, तो Q की जगह हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, N की जगह क्या है नहीं पता, तो हम N की जगह N ही रहने देते हैं। और E पे डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि E डैश कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻19। बस, ठीक है, हमको N ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो N ही बताएगा ना। तो यहां से हम N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर कितना हो जाएगा आपका, -1.6 × 10⁻19। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब आप क्या कीजिए कि माइनस छोड़ दीजिए, जैसे है इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻+19, क्योंकि ये माइनस है, इनटू, और ये हो जाएगा आपका 1/1.6। आप जस्ट डिवाइड करिए 1 को 1.6 से, तो आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये हो जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जरूर इसको एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, हाँ, माइनस साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, कि माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब कोई माइनस साइन इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं, लिखा है देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन ऑन अ कंडक्टर इन अ नॉर्मल स्टेट। कह रहा है कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर, एक वायर है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, कल भी मैंने बताया था कि नॉर्मल स्टेट होने का मतलब क्या होता है, कि उस बॉडी में चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब कि उस बॉडी में
जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या है, बराबर है। याद रहा ना, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल स्टेट में है, यानी कि ये बॉडी अभी अनचार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर पे 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द नेचर, देखिए पूछ रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इस बॉडी का नेचर क्या होगा। ठीक है, नेचर क्या होगा, और दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, और इस कंडक्टर पे क्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है, न्यूट्रल है। अब कुछ देर बाद इसे 5 इलेक्ट्रॉन और आ जा रहा है, तो अब पूछ रहा है कि भाई इस बॉडी का नेचर कैसा होगा, मतलब नेचर मतलब कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी कि नेगेटिव चार्ज होगी, ये पूछ रहा है। और दूसरा चीज कि इस बॉडी पे अब कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हम नेचर की बात कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि जब 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन जो है वो कम हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, यानी कि इसका नेचर जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे होगा। तो देखिए जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया वही उसी की वजह से चार्ज है ना, बाकी तो ये आपस में बराबर ही थे जितना पहले था। जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया उसी की वजह से चार्ज इसमें आया होगा। तो कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो देखिए Q इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो Ne फॉर्मूला जो होता है उसमें आप रखिए 5 इंटू, और E पे बार का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा आपका 16 5 18, यानी 8.0 माइनस 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज इस बॉडी पर है। ठीक है ना, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। आई होप कि आपको ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिए मेरे साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन अ कंडक्टर देयर इज 6.4 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो कितना है आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज इस बॉडी पर है, इस कंडक्टर पर है। ठीक है, सो पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मोर और डिफिशिएंट ऑन दिस कंडक्टर टू फॉर्म द नॉर्मल स्टेट, यानी कि पूछ रहा है कि, अच्छा मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। लिखा है ऑन अ कंडक्टर देयर इज 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मोर और डिफिशिएंट ऑन दिस कंडक्टर टू फॉर्म द नॉर्मल स्टेट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा हूं कि एक बॉडी है जिसपे इतने अमाउंट में चार्ज है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें डालना या निकालना पड़ेगा कि बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अच्छा नॉर्मल स्टेट में आने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में नॉर्मल स्टेट का मतलब होता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। तो आप देखिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है इसमें, तो दिया है Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ आ रही है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q इज इक्वल टू एनी, पक्का। अच्छा यहां से Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, N की वैल्यू नहीं पता है, कितना इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना यही तो नहीं पता है हमको, तो और E पे जो डैश है इसकी वैल्यू लेकिन हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, N की वैल्यू पता करनी है, इसको उधर ले जाइए। जैसे ही आप उसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस साइन और ये नीचे प्रोडक्ट में चला जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये से ये खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16 4 जा 64। यानी कहने का मतलब क्या है कि N की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो 4 क्या बता रहा है कि अगर इसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है तो अगर हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, ये बॉडी में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, छोड़िए अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी हैं, मैं उसको भी आपको लगे हाथ पे करवा ही देता हूं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 more ऑन अ कंडक्टर इन अ नॉर्मल स्टेट। कह रहा है कि एक कंडक्टर है जो बिल्कुल अपने नॉर्मल स्टेट में है। नॉर्मल स्टेट का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। अच्छा, इतनी बात तो आपको अब दिमाग में बैठ गई होंगी। क्या कह रहा है? देयर आर 3 more इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉर्मल स्टेट के बाद अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, चलो, इन अ नॉर्मल स्टेट व्हाट विल बी द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ चार्ज। तो पहला तो पूछ रहा है आपका नेचर, और दूसरा पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं। देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहली बात कि जब नॉर्मल स्टेट में था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहे होंगे। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसका मतलब प्रोटॉन जो है कम हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये बॉडी जो है वो निगेटिव चार्ज होगी, कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। नाउ फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन, सॉल्व कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चूंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो माइनस के साथ रहेगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 3 6 जा 48, 4.8 यूनिट टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पर होगा। और चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या बताएगा कि बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। आई होप कि आप लोगों ने भी यही सॉल्व किया होगा, कुछ अलग नहीं किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू द पावर माइनस 19 कूलम ऑन अ कंडक्टर। तो कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसपे कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मोर और लेस ऑन दिस कंडक्टर टू बिकम इट नॉर्मल स्टेट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक बॉडी है जिसपे इतना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी को नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें लाना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझिए कि चूंकि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है आपको। अब आप मुझे कॉमन सेंस सोच बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो और प्रोटॉन ज्यादा है और इसको मुझे नॉर्मल स्टेज लाना है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने चाहिए। तो आप मुझे खुद ही कॉमन सेंस सोच के बताइए कि इलेक्ट्रॉन इसमें और डालना पड़ेगा कि इसमें से और निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर और निकालेंगे तो और कम हो जाएगा ना, यानी इसका मतलब आपको और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये तो हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब कितना करना पड़ेगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोच के बताइए आप लोग मुझे। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कितना है, Q की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू, ठीक है, 3.10 पर माइनस 19, यानी Q की वैल्यू रख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से सोच के कि हमको यही तो पता करना है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन की हमको और जरूरत है। तो बस n की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, और n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ये पूरा का पूरा हिस्सा इधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और डिवाइड करिए तो ये 2, ये खत्म, यानी -2, यानी कि माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव चार्जेस को, 2 नेगेटिव चार्जेस और इसमें लाएंगे तो ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। और 2 नेगेटिव चार्ज कौन सी पार्टिकल होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की आपको और जरूरत है इस बॉडी को न्यूट्रल बनाने में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं इस बॉडी को न्यूट्रल बनाने में। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड ऑन, वो क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा है, द टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम।
सो क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो टोटल चार्ज दिया हुआ है वो कह रहा है कि 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं इसमें। ओके, और दूसरी बात क्या कह रहा है उसके आगे, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, आप समझ लीजिए। कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विच इज निगेटिव, यानी कि ये जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज, यानी कि माइनस साइन के साथ रहेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मोर ऑन इट, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो बात क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं समझाता हूं। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका टोटल चार्ज जो है -8.0 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि इस बॉडी पर या इस कंडक्टर पर कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये मतलब ज्यादा या कम होगा तभी तो बॉडी चार्ज होगी। भाई बराबर होता तो ये बॉडी क्या होती, न्यूट्रल होती, नॉर्मल कंडीशन में होती, अनचार्ज होती। लेकिन चूंकि इस बॉडी पे चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं है, ये तो पक्का है। अब हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है। तो देखिए बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है ना, और निगेटिव चार्ज बॉडी कब होती है, सोचिए जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी कि ये पहली बात तो कंफर्म होगी कि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में क्या है, ज्यादा है। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताओ भाई कि इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया है बस आप वही प्लेस कर दीजिए। कितना अमाउंट दिया है, तो -8.0 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन की वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन ही तो निकालना है, इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, 16 1.6 कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, और ये खत्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 के इक्वल, यानी कि इस कंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तभी तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं और थोड़ा कोशिश करूंगा आपको अच्छे से या बेसिक लेवल समझाने की, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज है। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और उस टॉपिक का नाम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझिएगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि भाई करंट क्या होता है। अब ये करंट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। तो आप बस इतना समझिए, कोई भी चीज जब कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है ना, फ्लो ऑफ समथिंग, यानी करंट का मतलब ही होता है फ्लो। कोई भी चीज जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रही है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में करंट कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी तैरता है, एक जगह से दूसरे जगह तक तैरते हुए जाता है, तो इसे हम फ्लो ऑफ वाटर कहते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे ही वाटर करंट कहते हैं। समझ आया, चूंकि वाटर है और वो फ्लो कर रहा है इसलिए उसका नाम हमने वाटर करंट रख दिया। हवा है, हवा भी एक जगह से दूसरी जगह तक बहती है, फ्लो करती है, तो उसे हम नॉर्मल भाषा में एयर फ्लो कह सकते हैं, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे एयर करंट, ठीक है। अच्छा, जब बात, अब ये क्वेश्चन था कि फ्लो और करंट दो अलग अलग वर्ड है कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो दोनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब जब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है वो कितने टाइम में कितना फ्लो कर गई, तब हम करंट वर्ड यूज करेंगे। मैं आगे इस चीज को आगे समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चल, तो हम जैसे कि करंट के बारे में मैं बताया सिंपली कि जब कोई चीज फ्लो करती है तो फ्लो ऑफ समथिंग को ही हम बोलते हैं करंट। अब अगर एयर है तो एयर करंट, वाटर है तो वाटर करंट। उसी तरह से अगर चार्जेस फ्लो करने की, चार्जेस जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगे, ठीक है, तो ऐसे फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बात समझ आ रही है आपको, कोई डाउट नहीं है। चूंकि वाटर था तो वाटर करंट बोल रहे थे, एयर था तो एयर करंट बोल रहे हैं, चूंकि चार्ज है तो चार्ज आता है किस रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक से ही तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट नाम दे दिए, कोई दिक्कत। आप चार्ज करंट भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली चूंकि चार्ज इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड होता है इसलिए हम जनरल भाषा में इसको इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। और इसकी जो जनरल डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे
साइंटिफिकली जनरली डिफाइन करते हैं, तो आप चाहें तो लिख जाएं जनरल डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप चाहें तो लिख जाएं, मैं लिख देता हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, sorry, the rate of flow of electrical charges in a conductor with respect to the time called as इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्जेस के फ्लो होने का रेट कैलकुलेट करना ही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। किसके लिए करेंगे? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक टू क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टी। ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, इसको चाहे तो आप लिख ले, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है आपके सामने, कितना हो जाएगा भाई आपका? आई इज इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टी इज अ टाइम। तो ये आपके सामने एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यहां से एक छोटी सी बात और कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। तो अगर आप देखिए तो यहां से Q की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? IT। ये देखिए चार्ज का एक दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। चार्ज का एक पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास? Q इज इक्वल टू NE या Q इज इक्वल टू NP। वैसे मोस्टली तो हम लोग NE का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, वही फॉर्मूला आपको एक और मिलेगा, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में मिल गया। Q इज इक्वल टू करंट के फॉर्म में मिल गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे आपको करंट के रूप में एक नया फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मैच करें तो आप देखिए, तो Q की जगह मैं NE भी तो रख सकता हूं। तो देखिए यहां से इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मिलाऊं तो देखिए क्या मिलेगा मुझे? Q इज इक्वल टू IT है और Q की जगह NE में रख दूं तो हो जाएगा आपका NE। देखिए Q की जगह मैंने क्या रखा है? NE बार इज इक्वल टू IT मिल जाएगा। क्यों? आप समझ रहे मेरी बात? तो यहां से मुझे I इज इक्वल टू, अच्छा ये आपको समझ आ रहा है बात? तो यहां से आप देखिए कितने सारे आपको मिल गए हैं अच्छे अच्छे। आप चाहें तो इन सबको नोट कर लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप एक और आई निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? NE बार अपॉन टी। क्यों? देखिए आई है, बस मैंने यहां रख दिया, ये प्रोडक्ट में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। तो देखिए आपके साथ सामने कितने सारे फॉर्मूले एक साथ निकल के चले आए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड। सो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ता हूं। देखिए अब चूंकि आप इलेक्ट्रिक करंट को समझ चुके हैं, तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब किसी कंडक्टर वायर में चार्जेस फ्लो करते हैं, तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहां से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT, और ये सारे फॉर्मूले आपके सामने निकल के चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I जो होता है उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, तो यूनिट हम हमेशा फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फॉर्मूले का यूज करके यूनिट निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। यूनिट कैसे निकालते हैं भाई? सारे पैरामीटर्स की हम क्या करें? यूनिट को लिख दें। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। देखिए आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या निकल जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं
एम्पियर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये उठता है भाई कि एम्पियर तो इसकी यूनिट है, लेकिन 1 एम्पियर क्या होता है फिर? तो आप लिख जाइए डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, तो 1 एम्पियर का मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज, किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज हर एक सेकेंड टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर जा रहा है, तब हम कहेंगे कि इस वायर में 1 एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन कंडक्टर in 1 second time, then the amount of electric current is 1 एम्पियर। बात समझ आई आपको? चलो, ये तो रही आपकी जनरल डेफिनेशन। देखिए, इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है जो बड़ी अच्छी होती है। आप मुझे थोड़ा सा बताइए, अभी आपने पिछले न्यूमेरिकल जब लगाया है तो उसमें आपको पता चला कि 1 कूलम में कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आपने न्यूमेरिकल लगाया है पहला या दूसरा ही, तो उसमें आपको पता चला कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो अगर मैं इसके बिहाफ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि जब एक सेकेंड में 6.25 इंटू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से फ्लो करते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा, अगर एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर जाते हैं, तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ा इस वीडियो को आप कम से कम 1-2-3 बार रिपीट करिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से इनहेंस होंगी चीजें, ठीक है। तो ये तो रही आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन, 1 एम्पियर की डिफिनीशन। अदर यूनिट जो होती है, देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट क्या होती है, तो अगर आप पूछिए तो 1 मिली एम्पियर आप नॉर्मली यूज करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10 टू दी पावर -3 एम्पियर के बराबर। और एक और यूज किया जाता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर नॉर्मली 10 टू दी पावर -6 एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सारी बातें हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, आप चाहें तो उसको एकदम बिल्कुल दिमाग बैठा लें। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसे कहते हैं हम एमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा सर्किट में, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कंबाइन किया जाता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हमेशा एमीटर को कंबाइंड करते हैं। किस लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। याद रहेगा आपको, कोई डाउट मत रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन होता है, उसे हम एमीटर कहते हैं। और एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें थी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में तो आई ही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि
मैं अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक अच्छे से तो पता नहीं, वो तो आप ही लोग मुझे बताएंगे। कमेंट में जरूर बताइए क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक करंट की। इससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग लगे हाथ देख ही लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, calculate the value of total charge flowing in a filament of an electric bulb which current 0.5 ampere is flowing for 10 minute। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्ब का फिलामेंट है, पहले मैं बल्ब बना देता हूं आपके सामने ऐसे ही, मान लीजिए कि ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब कम, ये तो मुक्का ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ये एक बल्ब है, ठीक है ना। कह रहा है कि इस बल्ब में, अब देखिए ये बल्ब होगा तो ऑब्वियस बात है ये तार ही तो होगा, वायर होगा। इस बल्ब में 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बताया है। और 0.5 एम्पियर कितने मिनट में, तो टाइम आपको दे रखा है कि 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो 10 मिनट में, देखिए कह रहा है 10 मिनट में 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज इन द वायर, मतलब कितने चार्जेस इसमें फ्लो हो रहे हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है आपसे, यानी कहने का मतलब वो क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, टाइम दिया है, क्यू पूछ रहा है। समझ आई बात। तो आपके पास देखिए इतने सारे फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, जो कि मतलब ये दोनों फॉर्मूले यहां से आप, यही तो पूछ रहा है क्यू की वैल्यू, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। सो विल गेट क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू टाइम कितना दिया है 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट दिया है, तो मिनट को पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा भाई, सेकंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड, सोच के बताइए मुझे। 600 सेकंड हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 0.5 इंटू 600 सेकंड। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए कि कितना आपका चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, ये मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि, कहां गया भाई, अच्छा यहां रहा। चलिए एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 300 कूलम चार्ज, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कह रहा है कि 300 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 300 कूलम। कह रहा है कि 300 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट, कितने टाइम में, 1 मिनट में, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो आपसे करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्यू आई निकालना है, बस इसी फॉर्मूले को यूज कर जाइए। सो विल गेट आई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी। नाउ क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 300, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, और चूंकि मिनट में दिया है तो हमारा पहला काम किसमें, सेकंड में बताना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना जाएगा 5 एम्पियर। दैट्स ऑल, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये पूछ रहा है कि इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन पर सेकेंड थ्रू दिस कंडक्टर। कह रहा है कि एक कंडक्टर है, चलिए मैं एक कंडक्टर आपके सामने बना देता हूं। ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली तो कर ही रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। और कह रहा है कि इस वायर में 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आई की वैल्यू कितना रखा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कितने समय में, तो लिखा है 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर थ्रू, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन पर सेकेंड। चलिए तो टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 1 सेकेंड ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है वही कैलकुलेट करना है मुझे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा आपको देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या निकालना है और क्या दिया है पहले समझिएगा। आई दिया है, टी दिया है, ओके। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
ठीक है ना। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला कॉमन सेंस उसके बाद यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यही तो निकालेंगे, आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे ना। तो आप बस यही यूज करिए, ये वैल्यू प्लेस करिए, आई की वैल्यू 2 एम्पियर टाइम 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करिए, जोड़ घटाना गुणा भाग करिए, आंसर लाइए और मुझे बताइए, तो मैं आपको एक चॉकलेट जरूर दूंगा। मैं वो ऑनलाइन दूंगा या ऑफलाइन दूंगा वो मुझे नहीं पता, बट दूंगा जरूर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैं उसको लिखता हूं। कह रहा है इन अ कंडक्टिंग वायर, देखिए ये एक कंडक्टिंग वायर है। इन अ कंडक्टिंग वायर 6.25 इंटू 10⁻18, कह रहा है कि एक वायर है जिसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड, एक कंडक्टर में हर सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहे हैं। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, कितना, कितने टाइम में, एक टाइम में, एक सेकंड में। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो पूछ रहा है भाई कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आई की वैल्यू पूछ रहा है, यही तो है। तो आपको देखिए क्या क्या मालूम है, एन पता है, टी पता है, आई पता है, और एक चीज तो आपको पता होती होगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस अब आप देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अभी बात आपके सामने ही है, क्या निकालना है आपको, आई निकालना है। आई के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ये तो यूज करेंगे, बस रख जाइए। सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 6.25 इंटू 10⁻18, ई पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी कितना दिया है आपका 1, बस जो आए आपकी वही वैल्यू है। अच्छा इसको आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, अच्छा खैर आप इसको यूज करिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर लाइएगा, बट फिर भी मैं आपको एक चीज कॉमन सेंस से बता रहा हूं। यही चीज तो मैंने डिफिनेशन में लिखवाई थी आपको 1 एम्पियर करंट के बारे में। 1 एम्पियर करंट मतलब क्या, कि अगर किसी कंडक्टर में हर सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहे हो तो उस कंडक्टर में कितना एम्पियर करंट होगा, 1 एम्पियर। और वही आंसर आपका यहाँ आएगा, वो करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप चाहे तो यूज करिए, चाहे सॉल्व करिए, जैसी मर्जी वैसे करिए, बट ट्राई तो करिएगा। और आई एम श्योर कि आपका जो आंसर है अगेन 1 एम्पियर ही आएगा, करिएगा ट्राई, ठीक है। सो आज के इस पार्ट में बस इतना रह देते हैं, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन कुछ तो समझ में आया होगा। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्या उसमें अच्छा कर सकता हूं, और ये भी जान सकूं कि मैं इसमें क्या बुरा कर रहा हूं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें आपके सामने हैं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो थैंक यू।